नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर भारत और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। एक और जहां प्रदेश भाजपा नेतृत्व ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दी है, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनाव नतीजों को लेकर मंडलवार बैठक पर रिपोर्ट ले रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, अवध और कानपुर बुंदेलखंड के बाद अब मुख्यमंत्री पश्चिम यूपी के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं। बरेली और मुरादाबाद के बाद गुरुवार को सीएम योगी ने मेरठ मंडल के विधायकों के साथ बैठक की। लोकसभा में हार पर भाजपा की अंतरिम रिपोर्ट में प्रदेश की अफसरशाही को भी जिम्मेदार बताया जा रहा है। कर्मचारियों के स्तर पर जो लापरवाहियां रही हैं, लोगों की समस्याओं को सुनने में जो दिक्कत कर रहे हैं, तहसील में थानों में कुछ समस्याएं हैं, उनके संज्ञान में लाया जाएगा। कई चाहे सहयोगी दलों चाहे तमाम नेता, आप लोगों ने तमाम आरोप लगाए कि प्रशासनिक अधिकारी सुन नहीं रहे और लोकसभा चुनाव हार का बड़ा कारण रहा था। हाँ, आम जनता को कई बार ऐसी शिकायतों का सामना करना पड़ा है। हमने भी ऐसा सुना है और देखा भी है कि कुछ निचले स्तर के कर्मचारी लापरवाही करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में। और कोई मुद्दा की बैठक रहने वाला है चुनाव को लेकर? चुनाव का कोई विषय ध्यान में अभी नहीं आया, ऐसी कोई विषय आज नहीं है। आज जो चर्चा यही है कि प्रशासनिक स्थितियां क्या है, उन पर चर्चा होगी। है प्रशासनिक अधिकारी हैं, डीएम, एसपी हैं, ये कार्यकर्ताओं की और जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं करते हैं। नहीं, खूब सुनवाई हो रही है, ऐसी बात नहीं है। मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि जो अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ हमको प्रत्यक्ष प्रमाण दे, साक्ष्य दे तो हम कार्रवाई करेंगे। वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी पहले से ही करते आ रहे हैं। हाँ। मगर कोई हमारी शिकायत नहीं है और खूब अच्छी सरकार चल रही है। आज साक्ष्य जो मांग रहे फिर सब ठीक है, चल रहा आपकी जगह? ऐसा है, जहाँ कहीं चल रहा होगा उनसे मांग रहे होंगे। हाँ। हमारे हापुड़ जिले में तो अच्छा चल रहा है। बहुत बढ़िया। अधिकारी सुन रहे हैं आपकी? खूब सुन रहे हैं। जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज एक बैठक रखी है मेरठ मंडल की, उसमें हम जा रहे हैं। सीएम ने कहा था कि जिन जिले के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं वो लोग साक्ष्य दे, विधायक दे, हम कार्रवाई करेंगे। नहीं तो ये तो अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी इसमें संज्ञान ले रहे हैं, तो इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। क्या आपके मंडल में अधिकारी हमारे कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। वो हमारे अभिभावक है, अभिभावक हमारे मार्गदर्शन लेना, दिशा निर्देश लेना और अपने दर्द को उनसे बताना अच्छा था। और उन्हें ढेर सारी अपने विभाग से संबंधित जानकारियाँ देना थी। उसे फिर से ये मत्स्य विभाग को छोटा नहीं बड़ा कैसे बनाया जा सकता, उस पर उनसे दिशा निर्देश लेना था। और कुछ अपने जो मुद्दे थे उस पर लेना था। 16 तारीख को हमारे यहाँ स्थापना दिवस है निषाद पार्टी का, तो उस स्थापना दिवस के अवसर पर उन्हें आमंत्रित करना था। उसे मार्गदर्शन के लखनऊ भी इस बार मनाया जाएगा, हमेशा गोरखपुर मनाया जाता था, तो वो कब देंगे, क्या टाइम लेना था, फिर विशेष रूप से ही था। और कुछ ऐसे जगहों पर था जो हमारे सामाजिक मुद्दे थे, किस जगहों पर था वो कार्रवाई के लिए दिया था और सुरक्षा से संबंधित था। ये सब बिंदु थे। अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर आपने सवाल उठाए थे, संबंध में कोई बात नहीं? निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि सबसे पहले मीडिया में जाने से पहले हम लोग वार्ता हो जाए, और मीडिया में हमने बता दिया कि मीडिया में तो तब जाना पड़ता है मीडिया है, और हमने बता दिया कि उन्होंने कहा कि अभी दिशा निर्देश भी दिया है, ये काम तत्काल होना चाहिए। और मैं धन्यवाद। कुछ काम ऐसे थे समाज के जो नहीं हो पा रहे थे, तो उसको मैंने दे दिया और निश्चित रूप से हो जाएगा। सीएम ने कल कहा था कि अधिकारियों के खिलाफ। मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी सबके अभिभावक है, सबका सम्मान और सबका रक्षा, सबको उस जिस जिम्मेदारी के साथ वो आए हैं, सबका वही का अभिभावक है। नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये गलत है। विपक्ष का इस तरीके से बेबुनियाद बयानबाजी है। वहीं कावड़ यात्रा के शुरू होने के बाद हर ओर भोले बाबा बम बम के जयकारे लग रहे हैं। ऐसे में मेरठ के कावड़िया भी इसको लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसी के चलते क्रांति धारा मेरठ की भूमि से 35 लाख की राम मंदिर वाली कावड़ देखकर हर हर महादेव और जय श्री राम और बोल बम के जयकारे लगे हैं। जी हां, मेरठ का एक ग्रुप जिसमें तकरीबन 250 लोग शामिल है, ऐसे ही एक कावड़ लेकर हरिद्वार की ओर निकल पड़ा है। इस कावड़ का नाम एक कावड़ राम मंदिर के नाम रखा गया है। के नाम लेकर आए थे और मेरठ की क्रांति धरा से अपने ये सिद्धपीठ बाबा अमरनाथ मंदिर से यात्रा आरंभ की थी हमने।
और 150 कार्यकर्ता इस यात्रा में साथ चले थे। मनोकामना सभी के मन में एक ही थी, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में शीघ्र निर्णय आए। 500 वर्षों से हिंदू समाज प्रतीक्षा कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, तो भोलेनाथ से यही मनोकामना सभी ने मांगी थी कि राम मंदिर के पक्ष में निर्णय जल्दी दिला दिया जाए। हम लोग यहाँ से निकले यात्रा लेकर के और हरिद्वार से जल भर करके बाबा अगरनाथ पर जलाभिषेक किया। बाबा भोलेनाथ ने हम सभी शिव भक्त कांवड़ियों की ऐसी मनोकामना सुनी कि 2019 में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के पक्ष में बड़ा सुंदर निर्णय आया और राम मंदिर बनकर तैयार भी हो गया है और प्रभु श्री रामलला अपने भक्तों को दर्शन भी देने लगे हैं। हमने भोलेनाथ से ये मांग की थी कि भोलेनाथ इस यात्रा का हम जोड़ा तभी पूरा करेंगे जब आप श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में निर्णय दिला दोगे और वहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण करा दोगे। तो भोलेनाथ ने हम सभी की मनोकामना को सुना है, पूर्ण किया है। ये करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सम्मान रखा है भोलेनाथ ने। तो अब जैसा कि भोलेनाथ ने हमारी मनोकामना पूर्ण कर दी है, अब हम इस यात्रा का जोड़ा पूरा करने के लिए पुनः मेरठ की क्रांति धरा पर बने सिद्धपीठ बाबा अगरनाथ मंदिर पर पूजा अर्चना करके यहाँ से मवाना, बिजनौर, नजीराबाद होते हुए हरिद्वार के लिए प्रस्थान करेंगे और इसी प्रकार हरिद्वार से रुड़की और मुजफ्फरनगर होते हुए मेरठ आएंगे। पिछली बार भी जब 18 हम गए थे तो हिंदू समाज ने 250 स्थानों पर यात्रा का स्वागत किया, शील्ड और मेडल दिया था। इसी प्रकार कदम कदम पर अभी हिंदू समाज दोनों बाहें फैलाकर इस यात्रा का स्वागत करने वाला है। विशाल कांवड़ है, देखिए इस यात्रा को जो हम लेकर जा रहे हैं इसमें कांवड़ है, हमारे डीजे है, हमारी कैंटर, हमारे कार्यकर्ताओं को टी शर्ट है, रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सभी में एक 35 लाख रुपए का खर्च हमारा इस कांवड़ यात्रा में आ रहा है। तो ये एक बड़ी विशाल भव्य और देखने लायक यात्रा रहेगी और मुझे ऐसा विश्वास है जिस प्रकार हिंदू समाज के लोगों के फोन हमारे पास आ रहे हैं कि जाते हुए और आते हुए पूरे मार्ग पर हिंदू समाज उमड़कर इस यात्रा का स्वागत करने के लिए दोनों हाथ फैलाकर हमें स्वागत के लिए मिलेगा। खबर यूपी के जनपद सीतापुर से है, जहां ब्लॉक महमूदाबाद में करोड़ों रुपए का विकास कार्यों के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार के संबंध में जिलाधिकारी ने 4 ग्राम पंचायतों में प्रधान सेक्रेटरी सहित 12 लोगों पर बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसमें मुकदमा दर्ज कराने के भी आदेश दिए गए थे। वहीं खंड विकास अधिकारी शीश गुप्ता पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, जिसके संबंध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव परवीन सिंह ने जिलाधिकारी को खंड विकास अधिकारी और अकाउंटेंट पर कार्रवाई करने के संबंध में ज्ञापन दिया था। वहीं जिलाधिकारी ने ज्ञापन पर खंड विकास अधिकारी महमूदाबाद शीश गुप्ता को जिला पर समन कर दिया है, मगर प्रदेश महासचिव परवीन सिंह ने कहा कि ये केवल फॉर्मेलिटी है और कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि जितने जो दोषी सेक्रेटरी प्रधान है उससे भी ज्यादा बीडीओ व अकाउंटेंट दोषी है। वहीं इस संबंध में हमारे संवाददाता अनूप पांडे ने परवीन सिंह से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा इस दौरान, आइए आपको सुनाते हैं। विकास कार्यों के नाम पर विकास खंड में किया गया करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार के संबंध में जिला अधिकारी ने कार्रवाई की और 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं इस संबंध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सचिव, उत्तर प्रदेश सचिव ने एक ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया कि इसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और खंड विकास अधिकारी कहीं ना कहीं इसमें सम्मिलित है उनके भी खिलाफ कार्रवाई की जाए। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। हमारे साथ में प्रवीण सिंह जी हैं, आइए उनसे पूछते हैं क्या पूरा मामला था और क्या कार्रवाई हुई है और आपके पत्र देने के बाद क्या कार्रवाई हुई? हमने पत्र 15 तारीख को दिया, जिस पर जिलाधिकारी महोदय ने केवल खंड विकास अधिकारी को संबद्ध कर दिया। मेरा सबसे पहले उनसे कहना यह था कि जो अकाउंटेंट और बीडीओ हैं उनके डोंगल से जब इतना भुगतान हुआ है तो सबसे पहले दोषी तो वो, क्योंकि सत्यापन की जिम्मेदारी भी बीडीओ पे है और भुगतान की भी जिम्मेदारी उन्हीं की है, लेकिन उनके द्वारा सत्यापन उसी से कराया गया जिसके द्वारा वो उन कार्यों को कराया जा रहा, जिससे ये कहीं ना कहीं प्रतीक होता था कि खंड विकास अधिकारी की मिली भगत से ही सारा भुगतान फर्जी तरीके से किया गया। अच्छा, लगभग कितना भुगतान होगा? 77 लाख रुपए का 4 ग्राम पंचायतों में भुगतान किया गया। ये खुलासा किस प्रकार से हुआ जिस पे कार्रवाई? एक शिकायती पत्र वहाँ के लोगों द्वारा दिया गया था जिस पर कार्रवाई जांच के उपरांत ये कार्रवाई हुई। निर्वाचन के पहले जांच हुई थी, जांच के बाद में कार्रवाई अब हुई है। लेकिन मेरा सबसे पहले तो सवाल इस बात का जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार से है
कि मुख्य रूप से दोषी तो इसमें खंड विकास अधिकारी क्योंकि उनका डोंगल लगता है और अकाउंटेंट का डोंगल लगता है। तो उनको किन कारणों से बचाया जा रहा है, उन पर FIR नहीं की जा रही और बचाने के लिहाज से ही कहीं ना कहीं उनको संबद्ध जिले पर किया गया है। मेरी जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है कि ऐसे कर्मचारी पर तत्काल FIR किया जाए। जब FIR होगी तो कहीं ना कहीं अन्य विकास खंडों में जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं उनको कहीं डर महसूस होगा और वो ऐसे भ्रष्टाचार न करने पाएंगे। तो हमारे साथ में प्रवीण सिंह के जो उन्होंने बताया है साफ तौर पर, क्योंकि खंड विकास अधिकारी के डोंगल से ही ये पेमेंट सारा भुगतान होता है और उन पर कार्रवाई न करते हुए लगभग 12 लोगों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें इन्होंने ज्ञापन दिया है, जिसमें संबंध करके जिले पर लगा दिए गए हैं और कुल मिलाकर उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। क्योंकि अगर 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है तो इनका साफ तौर पर कहना है कि उन पर भी मुकदमा दर्ज हो, इन पर भी कार्रवाई हो। कैमरा पर्सन कौशिक के साथ अनूप पांडे, NV न्यूज़ सीतापुर। देश भर में रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद अब गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिस वजह से गंगा के आसपास के इलाकों में अब बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैदी बरत रहा है। शहर वासियों को जागरूक करने के साथ साथ इस आपदा के समय किस तरह से लोगों को बचाया जा सके, इसके लिए आज शहर के ससरिया घाट में ADM की मौजूदगी में मॉक ड्रिल की गई। इस ड्रिल में गंगा के बढ़े हुए जलस्तर में यदि किसी तरह की कोई अनहोनी होती है तो आपदा के समय में घिरे हुए व्यक्तियों को किस तरह से बचाया जाए, इसे लेकर एक मॉक ड्रिल कार्यक्रम किया गया। ये स्टेट वाइड मॉक ड्रिल है जो बाढ़ के लिहाज से है और इसमें हमारे ज़िले में 5 साइट हम लोगों ने चिन्हित किया था। एक सरसैया घाट पे है, दूसरी जो है हमारा इंडियन ऑयल बॉटलिंग प्लांट जो पनकी में है वहाँ पर एक एक्सरसाइज थी और तीसरा हमारा शहर क्षेत्र में थी जो हमारा यहाँ पर एक हॉस्पिटल है मैकरावर्डगंज, वो बाढ़ से जो है प्रभावित हुआ है और उसको इवैक्यूएट करके उर्सला में शिफ्ट किया गया है। 2 और हमारी ज़िले से बाहर की थी, ज़िले के अंदर ही आउटर एरिया में थी जो ग्रामीण क्षेत्र में थी, एक नरवल तहसील में और दूसरी जो है घाटमपुर तहसील में। नरवलपुर तहसील में एक गाँव जो गंगा नदी के किनारे है उसे वो बाढ़ की चपेट में आ गया और उसको इवैक्यूएट कराया जाने की कार्रवाई के क्रम में एक ड्रिल की गई है। और घाटमपुर में भी यमुना नदी के किनारे का एक गांव गड़ा था जो बाढ़ की चपेट में आने के कारण वहाँ के लोगों को इवैक्यूएट करके शेल्टर होम में रखा गया है। शेल्टर होम में किचन में आग लगी है और तो उसके फायर फाइटिंग कार्य जो है और राहत का कार्य पहुँचाने की एक ड्रिल की गई है। रही बात सरसैया घाट पर, जो हमारे शहर का सरसैया घाट गंगा नदी का घाट है, ये यहाँ पर बोट कैप्साइजिंग यानी कि नाव दुर्घटना और उससे डूबते हुए व्यक्तियों को रेस्क्यू करने तथा उनके उपचार की व्यवस्था के संबंध में जो है ये मॉक ड्रिल की गई है। इस पूरी मॉक ड्रिल में हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आर्मी, भूतपूर्व आर्मी या भूतपूर्व सैनिक, PSC के लोग, पुलिस के लोग और सिविल डिफेंस के लोग, रेड क्रॉस सोसाइटी के लोग, हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट, नगर निगम, PWD, परिवहन, ट्रैफिक के लोग और इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट जितने भी हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट जितने भी स्टेक होल्डर्स आपदा में हम इस्तेमाल करते हैं वो सभी की उपस्थिति रही है और सभी के माध्यम से मॉक ड्रिल संपन्न कराई गई है। बाढ़ की विभीषिका से निपटने के लिए बलरामपुर में आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। राप्ती नदी के सिसई घाट पर सभी संबंधित विभाग के लोग और प्रशासन के आला अधिकारियों की मौजूदगी में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष नेपाल की पहाड़ियों पर होने वाली भीषण बारिश के बाद बलरामपुर का तराई और मैदानी क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ जाता है और भारी जानमाल का नुकसान होता है। जानमाल को बचाने और नुकसान को सीमित करने के लिए सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर सिसई घाट पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेशानुसार और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत ये मॉक ड्रिल का आयोजन आज किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है तो किसी भी आपदा की स्थिति में हम कैसे उसको ये रिस्पॉन्ड करेंगे, किन किन संसाधनों को कैसे यूज किया जाएगा, सूचना कैसे प्रसारित होगी जिससे कि आपदा का जो प्रभाव है, जन धन की हानि मिनिमम हो और तात्कालिक रूप से पहुंचा जा सके। उसी के क्रम में आज यहाँ पे हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं हो सकती हैं आपदा के समय पे उनका मॉक ड्रिल करके देखा है, जिसमें किसी नाव के पलट जाने की घटना या टापू पे कुछ लोगों के फंसे होने की सूचना प्राप्त होने पर क्या करना है, किसी के डूबने
से संबंधित सूचना प्राप्त होने पर क्या करना है। इसके साथ साथ जो ये मॉक ड्रिल के माध्यम से जन सामान्य को भी किन किन स्थितियों में क्या क्या करना है वो सब एक जागरूकता का भी प्रयास, मॉक ड्रिल जागरूकता और हमारी जो तैयारी है उन दोनों के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, जिससे आपदा की स्थिति में हम लोग उसका सामना करने के लिए बेहतर रूप से तैयार हैं। जैसा कि पुलिस जो है फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है, जब कोई एजेंसी आए उसके पहले ही पुलिस पहुंचती है, तो जो आपदा प्रबंधन में पुलिस का बहुत अहम रोल है और उसका आज यहाँ पे आपको दिखाया गया है और समझाया गया है सभी लोगों को कैसे कैसे क्या क्या कार्रवाई करनी है। तो पुलिस के लिए सक्षम है, तैयार है और हम लोग जो आप बता रहे हैं सुरक्षा कैसे इंतज़ाम करने सभी को सिखाया गया है। आपदा के समय में कैसे घेराबंदी करनी है और कैसे जो जिस प्रकार की आपदा है। फतेहपुर जिले के स्वास्थ्य विभाग से शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जिसने जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोल दी है। दरअसल सड़क हादसे में गंभीर घायल युवक को उसके परिजन एम्बुलेंस की मदद से खकरेरू CHC लेकर आए थे, जहां पर CHC का पूरा स्टाफ नदारद था और इमरजेंसी में ताला लटक रहा था। हादसे में घायल शिव शरण इलाज के अभाव में घंटों CHC परिसर में तड़पता रहा, लेकिन डॉक्टर नहीं पहुंचे। इसके बाद पिता राकेश ने DM और CMO को फोन कर डॉक्टरों की मनमानी की शिकायत की। इसके बाद भी घायल को CHC में इलाज नहीं मिला, उसे मंझनपुर के लिए रेफर कर दिया गया था। मामला पूरा ये सर मेरे काका थे, लड़के का एक्सीडेंट हो गया इस अस्पताल में। मेरा लड़का आया, मैं ग्राम गढ़वा पोस्ट सिलमी का रहने वाला हूँ। मेरा लड़का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। इस अस्पताल में न कोई अधिकारी है, न कोई डॉक्टर है, न कोई है इसमें। कितने घंटे हो गए? अरे कम से कम नहीं तो मेरे पास तो 1 घंटा में मुझे आने में लगा हुआ है। इसके पहले से कितनी देर से पड़ा हुआ है। अभी तक कोई भी किसी प्रकार की इलाज नहीं? मेरे लड़के का अभी भी कोई नहीं इलाज कर रहा है। अच्छा ये है ये शिव शरण मेरा लड़का, मेरा नाम राकेश कुमार है। अच्छा, ग्राम गढ़वा पोस्ट सिलमी का रहने वाला हूँ। तो अच्छा ठीक। इस अस्पताल में कोई सा अधिकारी है ना डॉक्टर है। ये क्या है सरकारी अस्पताल? ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? मेरा लड़का तो मर रहा है। ठीक है, ठीक। 3 दिन पूर्व CBI फ्रेंचाइजी संचालक से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि पूर्व फ्रेंचाइजी संचालन के दोस्त ने ही रुपए के लालच में अपने ही दोस्त के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार CBI फ्रेंचाइजी संचालन पर चाकुओं से हमला कर 3,80,000 रुपए लूट कर फरार हुए थे। पूरे मामले की जानकारी होने पर IG रेंज अयोध्या ने भी पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की थी और खुलासे के लिए 5 टीमें गठित की गई थी। वहीं आज जगदीशपुर कोतवाली पुलिस और SWAT टीम ने लूट की घटना को अंजाम देकर फरार चल रहे 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें एक सर्विस शुक्ला है जो कि ग्राहक सेवा केंद्र SBI की कर्मचारी चलाते हैं। उनको चाकू मार करके उनसे 3,80,000 रुपये की लूट कर ली गई थी। जब इसमें जानकारी दी गई तो उनके द्वारा बताया गया था कि हमारे ही मित्र हैं अनिल, जो कि हमें अपनी कार से उठाकर बैंक तक ले गए और बैंक से जब हम लोग पैसा निकाल करके वापस आ रहे थे और अपने ग्राहक सेवा केंद्र वापस पहुँचने वाले थे, तो उससे जस्ट पहले उन्होंने एक अन्य साथी के साथ जो कि कार में बैठा हुआ था, उसने इनका गला कस लिया पीछे से गमछे से और इनके द्वारा जो भी गाड़ी चला रहे थे उसको चाकू से वार किए और इनको अधमरा समझ के उन लोगों ने गाड़ी के बाहर फेंक दिया और बाकी पैसे लेके चले गए। इस संबंध में आज 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें जो कि गाड़ी में बैठा हुआ दूसरा अभियुक्त था जो घटना में डायरेक्ट शामिल था, उसको गिरफ्तार किया गया है और एक शुभम नाम का व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, जिसकी इन्वॉल्वमेंट ये है कि जब घटना करने के बाद ये दोनों लोग फरार हुए थे तो एक नहर के पास अपनी कार लगा के खड़ी कर दिए थे और वहीं से ये शुभम उन लोगों को अपनी मोटरसाइकिल में उठा करके वहाँ से फरार कराया। शुभम रिश्ते में जो मुख्य आरोपी अनिल है उसका भांजा लगता है। आज जब 3 लोग गिरफ्तार किए गए तो उसमें एक व्यक्ति देवराज भी है। देवराज का रोल इसमें ये है कि देवराज की गाड़ी से ही लूटे गए जो हमारे धनराशि बरामद हुई है, लगभग कैश की बात करें, मोबाइल फ़ोन और अन्य जो उन्होंने ब्लूटूथ और फोन भेजे थे, जो लूटी गई धनराशि की 1,90,000 के आसपास 50% है, उसको अपनी गाड़ी में छुपा करके उसको जो है निस्तार कर रहा था। तो एक घटना में शामिल मुख्य अभियुक्त, घटना में शामिल मुख्य कार, जिस कार में पैसे छुपाए गए थे वो कार और जिस मोटरसाइकिल से
सुबह इन लोगों को घटना जहाँ पे गाड़ी इन्होंने पार की थी घर पे वहाँ से भगा करके ले गया था। वो मोटरसाइकिल ये बरामद की गई है। साथ ही टोटल लूटी गई धनराशि का 50% हिस्सा बरामद किया गया है। सर अभी भी इसमें जो अनिल है वो एक हमारा उसकी तलाश हमें जारी है। पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। अनिल की गिरफ्तारी करके शेष बरामदगी लूटने की प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही ये किया जाएगा। कुल कितनी टीमें लगी थी गिरफ्तार करने? देखिए इसमें हमारे जो सर्किल मुसाफिर थाना है उसके चारों थानाध्यक्षों के नेतृत्व में एक टीमें लगी थी जो लगातार विभिन्न संभावित स्थानों पर दबिश लेकर के अभियुक्तों की तलाशी का प्रयास कर रही है। गिरफ्तार करने वाली टीम को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? निश्चित रूप से अभी हमारा इसमें एक और भी शेष है तो जब हमारी पूरी कार्रवाई हो जाएगी। आम आदमी पार्टी के राजस्थान के पूर्व प्रभारी और पंजाब में लंबे समय तक काम कर चुके पंकज शर्मा ने आज गाजियाबाद में बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। पंकज का कहना है कि वे बीएसपी की नीतियों से खुश होकर हाथी की सवारी करेंगे, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि विधानसभा के उपचुनाव में वह गाजियाबाद सदर विधानसभा से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए खबरों के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश विदेश की तमाम छोटी बड़ी खबर देखने के लिए बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।